मैं अली अहमद A1 कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान अध्याय पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हम देखेंगे कि दो पदार्थ जो बनते हैं अभिकारक और उत्पाद, उसे अब हम समझेंगे। अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पे जंग का लगना, मैग्नीज फीते का जलना, दही का बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण यानी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषता होती है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना अब हम सीखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो इससे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनते हैं। इसे ही जब हम संकेत के माध्यम से जो लिखे हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो हम आगे समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जैसा अभी आपने यहाँ देखा कि रासायनिक समीकरण द्वारा इसे निरूपित किया गया। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रत्येक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र इनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखी जाती है, जो अभी आप देख रहे थे यहाँ कि इसे संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिखा गया है। यही रासायनिक समीकरण है। जैसे Zn+H2SO4 जब ये अभिक्रिया करता है तो एरो दे करके ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनता है और उसमें हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ, जैसे ताप होता है, उसमें दाब होता है, उत्प्रेरक, ये सब को हम तीर के निशान से दर्शाते हैं। नीचे मुँह तीर और ऊपर की तरफ तीर। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो
निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझें। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, Fe + H2O एरो F2O3 + H2। ये संतुलित समीकरण नहीं है। अब हम इसको आगे समझेंगे कि संतुलित कैसे किया जाता है। जैसा कि बॉक्स में आप देख रहे हैं कि अभिकारक में परमाणु की संख्या जो है लोहा का 1 है और उत्पाद में भी परमाणु की संख्या 3 है, जो संतुलित नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 2 है परमाणुओं की संख्या, और हाइड्रोजन के लिए उत्पाद में परमाणु की संख्या 2 है, जो संतुलित सिर्फ हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन यहाँ अभिकारक में 1 है और उत्पादक में 2 है, तो ये भी संतुलित नहीं है। अब आगे हम समझेंगे कि इसे हम संतुलित कैसे करते हैं। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझें। लगभग हर साल बिहार बोर्ड में इससे एक सवाल आता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो सबसे पहले आप परमाणु वाले तत्व अभिकारक उत्पाद की साइड गुणांक को लगाकर संतुलित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें उत्पाद की ओर यानी दाहिनी ओर Fe3 है, तो इधर Fe3 करने के लिए हम 3 से गुना कर देते हैं। और फिर उत्पाद की ओर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 4 है, तो इधर ऑक्सीजन 4 करने के लिए हम 4 से गुना कर देते हैं, तो ऑक्सीजन 4 हो जाता है। और ये जो हाइड्रोजन है 4 से 8 हो जाता है, तो इसे हमें 8 करने के लिए फिर 4 से इधर गुना करते हैं, तो दोनों तरफ हमारे परमाणुओं की संख्या जो है संतुलित हो जाती है। और इसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें कुछ संकेत हैं महत्वपूर्ण, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था का लिखना, जिसे हम ठोस के लिए S लिखेंगे यानी सॉलिड, द्रव के लिए L लिखेंगे यानी लिक्विड, गैस के लिए G लिखेंगे और जलीय विलयन के लिए AQ लिखेंगे। इसी प्रकार आप देखिए 3Fe यानी ये सॉलिड है, लोहा है, प्लस 4H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैस है, तो इससे फेरस ऑक्साइड यानी F2O4 बनता है। और इधर जो है 4H2O, ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया। अब हम जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि A और B मिल करके C का निर्माण किया है, यानी 2 पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आगे हम इसे देख सकते हैं कि किस तरह जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह 2H2O O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो 2H2O बनाता है। और उसी प्रकार बिना बूझा चुना CaO + H2O
ये जब अभिक्रिया करता है तो CaOH2 यानी बुझा हुआ चूना बनाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स है, इसे आप याद कर लें और यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे सभी समीकरण संतुलित हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अब इसे हम समझें कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। प्राकृतिक गैस का दहन CH4 यानी मीथेन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो CO2 + 2H2O प्लस ऊष्मा ये बनाता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन हम समझेंगे इसे और इस एग्जाम्पल को याद भी रखेंगे। C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O। आगे हम समझेंगे वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने बातें योग्य ये है कि जिसे संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया है वो वियोजन अभिक्रिया काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। हमने देखे कि संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। वियोजन उसी का विपरीत है। एक पदार्थ A टूट करके B + C यानी 2 नए पदार्थ का निर्माण करता है। ऊष्मीय वियोजन द्वारा किया गया वियोजन, कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आप इसे याद कर लीजिए। 2FeSO4 जब इसे हम हीट करते ऊष्मा देते हैं तो F2O3 जो है बनाता है और SO2 बनाता है और SO3। ये 2 एग्जाम्पल्स CaCO3 यानी चूना पत्थर, जब इसे हीट करते हैं तो CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप ज़रूर याद कर लें। वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर देने वाला वियोजन। वैद्युत वियोजन क्या होता है इसे अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे 2H2O यानी जल, जब इसे विद्युत धारा हम प्रवाहित करती हैं तो 2H2 + O2 यानी जल विघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। आप जानते हैं कि 2H2O यानी ये एक जल है और इसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी दे करके उसमें प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। अब इसे आप थोड़ी सी ध्यान से समझें कि किस प्रकार ये अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन है, ये प्रकनली जो आप दिख रहे हैं ग्रेफाइट रॉड है जो अंदर में दिया हुआ है, ये प्लास्टिक का मग है, ये हाइड्रोजन जो इस प्रवाहित किया गया है इधर से निकल रहा है उत्पाद के रूप में, फिर ये पानी जो है उत्पाद के रूप में, रबर स्कॉपर लगा हुआ है, इसमें कैथोड है, ये नली है और ये एनोड है और यहाँ पे स्विच है। जैसी बैटरी से इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वैसे जल विघटित होकर के ये 2 अलग अलग भाग में बन जाते हैं। तो आगे का क्लास अगले क्लास में होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।